नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द होल मैकेनिज़्म कि ये मैकेनिज़्म पूरा हो क्या कैसे रहा होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ब्लू लाइन में दिखाया गया ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। और यहाँ पे अंदर जो है ना ये पूरी मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल हो रहा होता है तो NADH और FADH2 बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्रेब साइकिल हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कैरी आउट हो रहा होता है। जब ये क्रेब साइकिल होगा ना तो ये क्रेब साइकिल क्या करता है, इसके अंदर से NADH जो निकल रहे होते हैं, ठीक है, NADH का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर वो एंटर हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास FMN प्रेजेंट है। जैसे हमें पता है FMN जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है FES के अंदर। और FES के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं कि वो Fe+2 से Fe+3 की स्टेज में चला जाता है, +2 से +3 की स्टेज में चला जाता है। और इलेक्ट्रॉन अभी जो है ना इसके पास जहाँ पे वो वाला ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से जो है ना ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अभी इसने आगे इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इसके पास इतनी पावर और एनर्जी आ गई कि उसने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर से 4 हाइड्रोजन उठाकर वो इस स्पेस में लेके आ गया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन जो है उसने अपने साथ मूव करा लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे पड़े कोएंजाइम Q के पास, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे FADH2 की भी प्रोडक्शन हो रही थी ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। तो FADH2 भी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे वो आके सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को, ठीक है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। और ये करता है सक्सीनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्जन कर रहा होता है जो कि क्रेब साइकिल का ही एक पार्ट है। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन आया वो यहाँ पे पड़े हुए FES के साथ कंबाइन होगा और FES वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कोएंजाइम Q के पास ट्रांसफ़र कर देगा। अब कोएंजाइम Q के पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए तो जाहिर सी बात है इसने आगे किसी को शिफ्ट करने हैं। तो ये क्या करता है, ये अपने जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं वो शिफ्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। जब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे पड़ा होता है साइटोक्रोम सी। वो साइटोक्रोम सी से वो साइटोक्रोम सी ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, वो ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे मौजूद FES को। FES दोबारा से इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम बी के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख नहीं सकता, वो क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है आगे यहाँ पे पड़े हुए साइटोक्रोम सी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस दौरान क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी इस टाइम पीरियड के अंदर 4 हाइड्रोजन आइन दोबारा से एंटर हो गए फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स 1 ने भी 4 हाइड्रोजन मूव कराए, कॉम्प्लेक्स 3 ने भी कराए, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 ने नहीं कराए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, साइटोक्रोम सी के पास। मैं रिवाइज कर देती हूँ, NADH से इलेक्ट्रॉन आया, वो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू चला गया कोएंजाइम Q के पास। देन यहाँ से FADH2 का भी इलेक्ट्रॉन आया, वो भी कोएंजाइम Q के पास चला गया। उन्होंने अपने ट्रांसफ़र कर दी कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू साइटोक्रोम सी के पास। अब साइटोक्रोम सी क्या करेगा, साइटोक्रोम सी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा आगे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। वहाँ पे पड़ा होता है हमारे पास कॉपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देगा, वो आगे से साइटोक्रोम ए को देगा, साइटोक्रोम ए जो है वो साइटोक्रोम A3 को दे देगा नीचे जाके। और साइटोक्रोम A3 क्या करेगा, यहाँ पे एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंच गए। ऑक्सीजन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन प्लस लेता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में से, और इसको स्पेस में से नहीं मैट्रिक्स में से, और इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर, ठीक हो गया। और इस दौरान भी क्या होता है, इस प्रोसीजर के दौरान भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन मूव कर जाते हैं
फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इनर जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसके अंदर जो है दो हाइड्रोजन आइंस मूव कर जाते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो अपने ठिकाने लग गया जहाँ उसने आना था, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो गया ऊपर। अब इस हाइड्रोजन को हमने इतना ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पे रख नहीं सकते। अब इस हाइड्रोजन को हमने किसी तरह क्या करना है, इसको वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लेके आना है। बट ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है हाई टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ से हाइड्रोजन मूव नहीं कर सकता खुद ब खुद। इसको कुछ ना कुछ हमारे क्या चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए मूव करने के लिए। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज इस हाइड्रोजन को मूव करा रहा होता है फ्रॉम दिस स्पेस इनटू द मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर इस हाइड्रोजन को मूव करा के ले आता है। और ये जब हाइड्रोजन मैट्रिक्स के अंदर आता है ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है और ये कन्वर्ट कर देता है एडीपी को एटीपी के अंदर। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफ़र किया, ऑक्सीजन के पास पहुंचा, इस दौरान हाइड्रोजन हमारे पास ऊपर चले गए। अब उन हाइड्रोजन्स को वापस लाने के लिए एटीपी सिंथेज पंप यूज़ किया गया और ये पंप हमारे पास एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस कर देता है। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन करता है। और अगर हम टोटल एनर्जी काउंट करें, टोटल एटीपी यील्ड कितनी होती है टोटल इन सारे प्रोसेसेस के अंदर, तो जब 4 हाइड्रोजन आइंस मूव करते हैं इस पंप के अंदर से तो एक एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन के बदले में एक एटीपी जनरेट हो रहा होता है। तो एटीपी यील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर बन रहे होते हैं एटीपी 2 और NADH जो है ना उसके अंदर बन रहा होता है और वो NADH पर NADH जो है ना हमारे पास कितनी एनर्जी मिल रही होती है, 3 to 5। एक NADH हमारे पास तकरीबन 2.5 to 3 जो है ना ATP प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ऑलमोस्ट 3 to 5 ATP की प्रोडक्शन वहाँ पे हो गई। उसके बाद जब पायरुवेट की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है वहाँ पे हमारे पास NADH जो बनता है वो भी इतने ही ATP बनाता है। ऑलमोस्ट अगर 5 ATPs कर दें तो वहाँ पे हमारे पास बन गए। उसके बाद TCA साइकिल में एंटर हो जाओ तो TCA साइकिल में हमारे पास 2 ATP बन रहे होते हैं। NADH जो है वो वहाँ पे हमारे पास NADH जो बन रहे होते हैं ना, तो पर NADH मैंने जैसे बताया 2.5 हमारे पास ATP बना रहे होते हैं। तो टोटल 6 NADH बनते हैं। अगर हर NADH 2.5 ATP प्रोड्यूस करे तो हमारे पास 15 ATP यहाँ पे बन गए TCA में। इसके अलावा यहाँ पे 2 FADH2 भी बन रहे होते हैं और FADH2 1.5 ATP बनाता है। तो अगर 2 FADH2 हों तो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 ATP वहाँ पे भी बन जाते हैं। और टोटल अगर एनर्जी देखी जाए तो हमारे पास इस सारे प्रोसेस में टोटल 30 to 32 ATP जो है ना वो हमारे पास इस सारे प्रोसेस के अंदर बन जाते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ इनके इनहिबिटर्स क्या हैं। हमने कितने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पढ़ा हमने, एक हमने कॉम्प्लेक्स 2 पढ़ा, एक हमने कॉम्प्लेक्स 3 पढ़ा और एक हमने कॉम्प्लेक्स 4 पढ़ा और एट द एंड हमने एटीपी सिंथेज जो है ना वो यहाँ पे पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स आते हैं जो कि यहाँ पे आके इन कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करे होते हैं ताकि ये प्रोसेस हमारे पास आराम से कैरी आउट ना हो सके। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से इनहिबिटर हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है एक इनहिबिटर जिसको हम कहते हैं रोटिनोन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटिनोन। इसके अलावा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको इनहिबिट करता है एंटीमाइसिन। ठीक है, एंटीमाइसिन आके कॉम्प्लेक्स 2 और 3 को इनहिबिट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एंटीमाइसिन। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर रहे होते हैं साइनाइड्स और एटीपी सिंथेज को इनहिबिट कर रहा होता है ओलिगोमाइसिन। और इसके अलावा कुछ अनकपलिंग एजेंट्स होते हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आपने एक निमोनिक की फॉर्म में याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं रेकोन। ठीक है, R फॉर रोटिनिन, A फॉर एंटीमाइसिन, C फॉर साइनाइड्स, O फॉर ओलिगोमाइसिन और N फॉर जैसे अनकपलिंग है ना, तो अनकपलिंग मीन नॉन कपलिंग
तो आप उससे याद रख सकते हैं कि नॉन कपलिंग एजेंट या फिर अनकपलिंग एजेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।